हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी, पृथ्वी का आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना, पृथ्वी पर जलमंडल कैसे बना इत्यादि के बारे में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने देखा था ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। लास्ट क्लास में हमने देखा था अक्षांश एवं देशांतर, और उसके पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, तारों का निर्माण कैसे हुआ और हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है तो हमने ग्रहों के निर्माण वाले चैप्टर में ही पृथ्वी का निर्माण पढ़ लिया था। अब हम अक्षांश एवं देशांतर के बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है या कैसे बनी। तो इस पर हम सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है यानी कौन सा पदार्थ है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी में जो भी पदार्थ है वो चट्टान है या सेल है, इसी को इंग्लिश में रॉक कहते हैं। तो पदार्थ या एलिमेंट हमने साइंस में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि 118 एलिमेंट हैं, और इन्हीं एलिमेंटों को या इन्हीं पदार्थों को मिश्रित व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या बनता है, खनिज। खनिज यानी इंग्लिश में मिनरल्स ये बनता है। अब हम आगे देखेंगे कि खनिजों का समुच्चय क्या कहलाता है। खनिजों का समुच्चय सेल कहलाता है। यानी हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से पदार्थ है, तो हमने देखा कि ये जो पदार्थ है ये चट्टान है या फिर सेल या रॉक। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ एलिमेंट जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो 118 हैं। इन्हीं पदार्थों में मिश्रित व रासायनिक प्रक्रिया अगर की जाती है तो क्या बनता है, खनिज बनता है। और खनिजों का समुच्चय क्या कहलाता है, सेल। यानी अंततः हम सेल पर आ गए। तो हमारी पृथ्वी में कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से सेल हैं। तो हमारी पृथ्वी में कम से कम 10 प्रमुख सेल हैं। हमारी पृथ्वी, हम ये सेल के नीचे लिखेंगे, हमारी पृथ्वी 10 प्रमुख खनिजों के चट्टान से बनी है, जिनमें दो प्रमुख हैं, दो सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज। ये दोनों सबसे प्रमुख खनिज हैं। अब आइए पृथ्वी की रचना पे बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसका रचना क्या है। तो पृथ्वी की रचना
और पृथ्वी के पदार्थ। हमको दो चीज़ों पर बात करनी थी, तो पहला रचना है, दूसरा पदार्थ। हमने पहले पदार्थ देख लिया तो कोई बात नहीं। पृथ्वी की रचना क्या रेंडम हुई है या ऑर्डर में हुई है? रेंडम हुआ है या ऑर्डर में हुआ है? तो अगर हम इस छोटे से उदाहरण को देखें कि अगर कोई हम रूम छोड़ के जाते हैं, कभी कभी कहीं रूम हमको शिफ्ट करना होता है, तो हम एक बोरी लेते हैं, उसमें सारा सामान भरते हैं, रेंडम ही भरते हैं। हम उसको में ये नहीं देखते कि अरे पहले क्या भरना है, पहले और सेकंड नंबर पे क्या भरना है। ऑर्डर नहीं लगाते, वहाँ पे रेंडम भर देते हैं और रेंडम भरकर हम दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हुई, सबसे पहले संरचना बनना शुरू हुआ, जब रचना निर्माण शुरू हुआ तो वह रेंडम हुआ, न कि ऑर्डर में। रेंडम हुआ तो पृथ्वी इस प्रकार से है। तो पृथ्वी में क्या क्या मिला? पृथ्वी में कुछ भारी तत्व मिले, कुछ भारी तत्व मिले, कुछ हल्के तत्व मिले, कुछ गैसें मिली, कुछ धात्विक खनिज मिले, कुछ अधात्विक खनिज मिले। इन सब से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी, रेंडम। अब ये रेंडम तो बन गया, लेकिन इनमें अभी हम देखते हैं अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो एक ऑर्डर के जैसा दिखता है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि ऑर्डर कैसे बना। अब हम रेंडम के आगे चलेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण, वस्तुतः उनका निर्माण कैसे हुआ, उस पर चलेंगे। तो इसके लिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी एक आग का गोला था। सबसे पहले हमारी पृथ्वी आग का गोला था। हमारी पृथ्वी कैसे बनी थी? तो ग्रही संसर्जन क्रिया से बनी थी। आग का गोला था, हमारी पृथ्वी ग्रहीय संसर्जन प्रक्रिया से बनी थी, जिसको प्लेनेटरी एक्रीशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में प्लेनेटरी एक्रीशन कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, हमने इसको डॉट डॉट से बनाया हुआ है। तो जब हमारी पृथ्वी आग का गोला था, आग का गोला मतलब इसमें ताप अत्यधिक था, ताप अत्यधिक था। ये ताप कहाँ से आया? तो ताप आने का क्या कारण है? पहला कारण, जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण की प्रक्रिया में कुछ ऊष्मा बच गई थी। तो जो बची हुई ऊष्मा है, बची हुई ऊष्मा कब की? ग्रहों के निर्माण के समय की। ग्रह निर्माण के समय की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी के अंदर है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर अनेक तत्व हैं, हमने अभी देखा। तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जो रेडियो एक्टिव होंगे, यानी यूरेनियम। तो इनमें हमेशा विखंडन होता रहता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी पदार्थ, इसको रेडियो धर्मी पदार्थ भी कहते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ भी कहते हैं। समय बीतता गया और समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई। समय के साथ हमारा पृथ्वी क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो जब हमारी पृथ्वी ठंडा हुआ तो वह ठोस हुआ। ठोस हुआ, उसकी परपटी ठोस हो गई, तो इसको हमने कहा आदिकालिक परपटी। लेकिन फिर भी आज भी पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप है। तो इसको हम उदाहरण से इस तरह से समझेंगे कि अगर आप
हलवा जो खाने वाला होता है उसको बनाएं, बना के तुरंत किसी प्लेट में सर्व करेंगे। तो कुछ देर हवा लगने के बाद ऊपर इसका, ये जो ऊपर का होता है ये ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें उंगली करके देखें, हाथ से देखें, तो यहाँ पे ये गर्म होता है। यानी एक प्रक्रिया होगी तब जाके ये ठंडा होगा, अंदर का तब जाकर ठंडा होगा भाग। लेकिन ऐसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडा होता गया, लेकिन अभी तक उसकी सिर्फ भू परपटी, जो ऊपर का परपटी है वही ठंडा हुआ है, जिसको हम आदिकालिक परपटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइमोर्डियल क्रस्ट कहते हैं। लेकिन इसके चारों तरफ एक अपना वायुमंडल था, तो इस वायुमंडल को आदिकालिक वायुमंडल कहते हैं। आदिकालिक वायुमंडल यानी प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इस वायुमंडल में क्या था? तो इस वायुमंडल में हीलियम गैस था, हाइड्रोजन गैस था, ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था। आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो। इसके वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें थीं। अब इसके अंदर की बात करें तो अंदर ये सभी पदार्थ थे। ये कौन से सभी पदार्थ? जो हमने अभी ऊपर देखा। अंदर ये सभी पदार्थ, जो भारी पदार्थ, भारी गैसें, हल्की गैसें, भारी पदार्थ, हल्के पदार्थ, धात्विक पदार्थ, अधात्विक पदार्थ हमने देखा। अंदर अभी भी यही सब है। अब ये पदार्थ अगर आप देखेंगे तो जब भारी गैसें होती हैं या भारी पदार्थ होता है वह अंदर की तरफ जाता है। इसका हम एक उदाहरण ये देखेंगे कि अगर कोई गिलास है, गिलास में हम रेत, पानी और तेल एक साथ डाल दें, इन तीनों को एक साथ यहाँ पे डाल दें, तो जो रेत है, रेत सबसे भारी है, तो वो तली में जाकर बैठना चाहेगा। रेत सबसे भारी है तो वो तली में जाकर बैठना चाहेगा। इसके ऊपर पानी आएगा और तेल सबसे हल्का है, तेल सबसे हल्का है तो तेल सबसे ऊपर हो जाएगा। यानी पृथ्वी के सापेक्ष अगर बात करें तो जो भारी गैसें हैं या भारी पदार्थ हैं, जिसको हमने नीला से दिखाया हुआ है, वो पृथ्वी में अंदर की तरफ आ रही हैं। जो हरा से हमने दिखाया है ये हल्की गैसें या हल्के पदार्थ है जो कि बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अगला चरण होगा, ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण होगा। इसमें अगला चरण होगा, अब बाहर कैसे निकलेंगे उसका देखेंगे हम। अगले चरण में डीगैसिंग प्रक्रिया होगी, डीगैसिंग प्रक्रिया होगी। अब अंदर जो पदार्थ भरे हैं उसमें तापमान भी है, हमने पहले वाले में ही देखा था कि तापमान है। तो अत्यधिक ताप के कारण जब ये बाहर की तरफ निकलेंगे तो पृथ्वी को तोड़ के निकलेंगे। यहाँ पे हमने देखिए आप की ब्रेक के जैसा बनाया है, और ये जो बनाया है ये ज्वालामुखी बनाया है। ये पृथ्वी को तोड़ के निकलेंगे। यहाँ पे पृथ्वी ठोस हो चुकी है तो पृथ्वी के सबसे ऊपर के भाग को, परपटी को तोड़ के निकलेंगे, जहाँ से ये, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया आज भी होती है, यानी यह क्रिया आज भी हो रही है। जब ज्वालामुखी निकलता है हमारे पृथ्वी से तो उसमें धूल
राख, लावा, ये सब निकलते हैं। इसके साथ साथ सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प, सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प। तो इसके चारों तरफ एक वायुमंडल था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे, और जब डीगैसिंग की प्रक्रिया हुई और ज्वालामुखी फूटा, हल्के तत्व बाहर की तरफ निकलना चाह रहे थे, भारी तत्व केंद्र की तरफ जाना चाह रहे थे। तो जब ज्वालामुखी फूटा तो इस वायुमंडल में धूल और राख ये सब भी आ गया, यानी हाइड्रोजन हीलियम ये सब था, उसके साथ धूल और राख भी आ गया। तो ये आज का वायुमंडल जो है वो बन गया। तो ये हमारा वायुमंडल बना। अब सबसे अधिक जब ज्वालामुखी फूटता है तो सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प, सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी घर में आप देखते होंगे, तो जब जलवाष्प किसी किसी बर्तन में अगर पानी गर्म कर रहे हैं, किसी बर्तन में अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो इस तरह से भाप बन के निकलता है, और जो बर्तन होता है उस पर भी आप देखेंगे पानी की बूंदें जम जाती हैं, पानी की बूंदें यहाँ बर्तन के ढक्कन पर भी जम जाती हैं। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी होगा कि जब जलवाष्प निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जलवाष्प, जलवाष्प को हम कहेंगे H2O, H2O ये निकलेगा, और इसके कारण जलवाष्प का जब संघनन होगा तो उससे बनेगा बादल, जलवाष्प के संघनन से बनेगा बादल। और जब बादल बनेगा तो बादल से पानी बनेगा, जलवाष्प का होगा संघनन, संघनन, और बनेगा इससे बादल। और जब बादल बन जाता है तो उससे क्या बनता है, बादल से ही तो पानी बरसता है, बादल से बरसा पानी और पृथ्वी पर आ गया पानी, तो बना हमारा जलमंडल। यानी जलवाष्प से क्या, जलवाष्प संघनित हुआ, संघनित होकर बना बादल। ये जो मैंने इस तरह से बनाया हुआ था ये बादल है, और ये बादल जब पानी बनकर बरसेंगे तो हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर क्या बनेगा, जलमंडल। एक तरह से हमारा यहाँ पे जलमंडल बनेगा। तो आपने देखा कि वायुमंडल की उत्पत्ति, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है उसका निर्माण, और हमारे पृथ्वी पर जो जलमंडल है उसका निर्माण डीगैसिंग की प्रक्रिया से हुआ। डीगैसिंग की प्रक्रिया से हमारे वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल, इसलिए वायुमंडल हमारे पृथ्वी के नियर ही क्यों है, पास में ही क्यों है, क्योंकि जो गैसें निकली, जो यहाँ पे गैसें निकल रही थी, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी तो है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण अत्यधिक दूर नहीं जा सकी, जिसके कारण हमारा वायुमंडल इसके चारों तरफ ही है, और जलवाष्प भी ज्यादा दूर नहीं गया, उससे बादल बने। तो ये सब हुआ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब तो हल्की धातुएं बाहर निकल गई, हल्की धातुएं बाहर निकल गई, अब बची भारी धातुएं, भारी धातुएं जो कि पृथ्वी के तरफ जाना चाह रही थी, पृथ्वी के कोर के तरफ। जाना चाह रही थी, ये है भारी धातु जो हमने नीला से दिखाया था, ये भारी धातुएं पृथ्वी के कोर के तरफ जा रही हैं। तो धीरे धीरे ये पृथ्वी के कोर की तरफ गई, तो पृथ्वी तो गर्म है पहले से, और यहाँ पे इनका घनत्व भी बढ़ गया। इस तरह से आप सोचिए, गर्मी भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, और घनत्व भी बढ़ेगा। इस तरह से सोचिए कि अगर एक कमरा है, उस कमरे में 10 लोग की रहने की जगह है, अब वहां पे आप भर दीजिए 30 लोग को, 30, 40 इस तरह से लोगों को भरिए।
तो कमरे में गर्मी भी बढ़ेगी, यानी उसका टेम्परेचर हाई होगा और उसका घनत्व भी बढ़ेगा। इस तरह से नीचे घनत्व भी अधिक हो गया और टेम्परेचर भी अधिक होगा। इसी तरह से एक लेयर बनता गया और हमारे पृथ्वी पर जो भारी धातुएं थी धीरे धीरे नीचे बैठती चली गई। जो भारी धातुएं थी यहाँ नीचे बैठती चली गई, यहाँ पे कोर में, और उससे कम हल्की धातु थी यहाँ पे मेंटल है, और सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है। इस तरह से इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो एक हमारा जो स्तरीकरण था, स्तरीयकरण, एक जो लेवल बन रहा था वो हमारा इस तरह से बन गया और हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बन गई। पृथ्वी की हमारे आंतरिक संरचना बन गई। संरचना बन गई। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं घनत्व विभेदन। इस क्रिया को कहते हैं घनत्व विभेदन। और जो भूकंप ज्वालामुखी वाला कार्यक्रम है, क्रिया है, ज्वालामुखी वाला क्रिया, यह आज भी हो रहा है। ज्वालामुखी क्रिया आज भी हो रही है। एक साइंटिस्ट हुए एडवर्ड स्वेस, EDWARD। ये एक साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं। इन्होंने पृथ्वी की 3 स्तर को बताया, 3 लेयर को बताया। इन्होंने पृथ्वी के 3 स्तर को बताया। तीनों स्तर का क्या नाम है? क्रस्ट यानी परपटी, जिसको हम कहते हैं। दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। इस तरह से ये हमारी पृथ्वी का एक भाग है। ये सीधी रेखा नहीं हो पा रही है। ये हमारी पृथ्वी का एक भाग है। जो इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको हम मेंटल कहते हैं और इसको हम कोर कहते हैं। क्रस्ट थोड़ी हल्की होती है। क्रस्ट क्या है? हल्की है। मेंटल उससे भारी है। मेंटल थोड़ी भारी है उससे। और कोर अत्यधिक भारी है। कोर अत्यधिक भारी है। क्रस्ट में जो खनिज है वो सियाल है, सियाल। यहाँ जो खनिज है वो सीमा है और यहाँ जो खनिज है वो निफे है। अब हम इसे इस तरह से बांट दिए। ये जो एडवर्ड स्वेस महोदय हैं, इन्होंने इस तरह से इसको बांट दिया कि ये 3 लेयर हैं। ये समुद्र वाला एरिया, जलमंडल, यह 3 लेयर हैं। ये होता है 10 से 30 और ये होता है किलोमीटर। यहाँ होता है 2885, ये भी किलोमीटर है। और ये होता है
6371 यानी 6371 किलोमीटर, इसको नियर अबाउट 6400 किलोमीटर भी कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसको पृथ्वी की त्रिज्या भी कहते हैं। वह 6371 या फिर 6400 किलोमीटर है। अब देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कुछ चीजें यहाँ होंगी तो वो यहाँ पे मिलती जुलती सी होंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और चीज है और यहाँ पे कोई और चीज है दोनों जगह अलग अलग चीजें। लेकिन थोड़ा जो ये क्षेत्र होगा यहाँ पे दोनों का मिक्सअप होगा, यहाँ पे दोनों का मिक्सअप होगा। तो इन दोनों को यहाँ जो मिक्सअप है इसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चट्टानों की प्रकृति बदलती है। ये जो जगह है यहाँ पे चट्टानों की प्रकृति बदलती है। चट्टानों की जो प्रकृति है वो बदलती है। तो इसको क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता, असंबद्धता यानी मोह डिसकंटिन्यूटी। और इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता। इसको लिखते हैं डिसकंटिन्यूटी। यहाँ चट्टानों की प्रकृति बदलती है इसलिए इसको मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ये भूगर्भ शास्त्री के नाम है। मोह और गुटेनबर्ग ये भूगर्भ शास्त्री के नाम है। तो दोस्तों जो एडवर्ड सोएस हैं, ये जो भूगर्भ शास्त्री हैं, इन्होंने पृथ्वी के सिर्फ 3 स्तर के बारे में बताया है। इन्होंने ये इसके बारे में जो जानते हैं हम, जो पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब से जानकारी मिलती है, जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम कहते हैं। तो इनके जानने का जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है, न कि इनको। ये सिर्फ स्तर को बताएं, ये बताएं कि 3 स्तर है पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों आज हम यही तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें कि दुर्बलता मंडल क्या है ये सब हम बांट के और पढ़ेंगे। जिसमें दुर्बलता मंडल और पढ़ेंगे, बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, ये सब अलग अलग करेंगे। इसको बांट कर हम उसमें पढ़कर समझेंगे कि आगे क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट में सियाल है और मेंटल में सीमा है और कोर में निफे है। दोस्तों हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। हम एक और फैक्ट बता देते हैं आपको कि 32 मीटर अगर जाएंगे, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ये फैक्ट है। अगर हम पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम अगर 32 मीटर जाते हैं, 32 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 32 मीटर अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और यहाँ जब ज्वालामुखी वाली क्रिया हो रही थी, यहाँ जब ज्वालामुखी की क्रिया हो रही थी तो हमने पहले ही देखा था कि हमारे पृथ्वी में चट्टानें हैं। हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी हुई है, हमने पहले ही देखा था। तो जब चट्टानों को अत्यधिक ताप मिलेगा, यहाँ पे हमने ताप भी देखा था, तो अत्यधिक ताप मिलेगा तो वो गर्म होकर पिघलेंगी और वो पिघलने के बाद यहाँ पर जो हल्की होंगी वो बाहर की तरफ जाना चाहेंगी और जो भारी होंगी वो अंदर की तरफ बैठना चाहेंगी।
यहाँ पे हमने गैसों के बारे में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो गैस है या फिर कुछ धात्विक खनिज है, कुछ अधात्विक खनिज है, उसमें जो हल्की हैं वो बाहर की तरफ जा रही है, जिससे ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है। और इसी से हमारा वायुमंडल और जलमंडल बना है, जिसको हमने डीगैसिंग प्रक्रिया कहा था। और हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी थी वो घनत्व विभेदन से बनी थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। हम दुर्बलता मंडल, कोर मंडल और बाह्य आंतरिक मंडल, इन सब के बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।